हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 5 का पार्ट 5 शुरू करने जा रहे हैं और आज इसी के साथ हम लोग का क्लास 9 हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 9 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर ले और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ ले, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 5, पैस्टोरलिस्ट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आधुनिक विश्व में चरवाहे। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर 5 के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को कवर कर लिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैप्टर 5 के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। आज का लेक्चर देखने से पहले आप इन प्रीवियस लेक्चर्स को देख ले, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग चैप्टर 5 के पार्ट 5 को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग वेन पास्चर्स ड्राई के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉट ऑल वेयर इक्वली अफेक्टेड के बारे में, फिर लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। वेन पास्चर्स ड्राई, जब चारागाह सूख जाते हैं। ब्रॉड अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ पैस्टोरलिस्ट्स एवरीवेयर, जब जब सूखा पड़ता है तब तब चरवाहों की जिंदगी पर असर डालता है। सूखा दुनिया भर के चरवाहों की जिंदगी पर असर डालता है। When rains fail and pastures are dry, cattle are likely to starve unless they can be moved to areas where forage is available. जिस साल बारिश नहीं होती है, उस साल चारागाह सूख जाते हैं और चारे की कमी हो जाती है, जिससे कैटल्स को पेट भर चारा नहीं मिलता। चरवाहों के सामने भी बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। इस संकट से बचने के लिए उन्हें एक जगह से दूसरे जगह मूव करना पड़ता है, ताकि वो किसी ऐसे इलाके में पहुंचे जहां पर हरे भरे चारागाह उपलब्ध हो और कैटल्स के लिए पेट भर चारा अवेलेबल हो। जिस साल बारिश नहीं होती और चारागाह सूख जाते हैं, अगर उस साल मवेशियों को किसी हरे भरे इलाके में ना ले जाया जाए तो उनके सामने भूखमरी का संकट पैदा हो जाता है। That is why traditionally pastoralists are nomadic. They move from place to place. This nomadism allows them to survive bad times and avoid crisis. इन्हीं कारणों से ट्रेडिशनली चरवाहे घुमंतु यानी नोमैडिक होते हैं। वे एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। इस नोमैडिज्म यानी घुमंतु पने के वजह से ही वे बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉट कंडीशन एक्सेट्रा, और खुद को संकट से बचा पाते हैं। इसलिए परंपरागत तौर पर चरवाहे घुमंतु स्वभाव के होते हैं। वे यहां से वहां जाते ही रहते हैं। इसी घुमंतुपने की वजह से वे बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं और संकट से बच निकलते हैं। बट फ्रॉम द colonial period, the Maasai were bound down to a fixed area, confined within a reserve, and prohibited from moving in search of pastures. हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि कॉलोनियल पीरियड के दौरान मसाई लोगों को एक फिक्स्ड एरिया में रहने के लिए फोर्स किया गया था। वे इस इलाके से बाहर नहीं निकल सकते थे और चारागाहों की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकते थे। लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद तो मसाइयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया था। उनके लिए एक इलाका आरक्षित कर दिया गया और चारागाहों की खोज में यहां वहां भटकने पर रोक लगा दी गई।
They were cut off from the best grazing lands and forced to live within a semi-arid tract prone to frequent droughts. कॉलोनियल गवर्नमेंट ने मसाई लोगों को अच्छे चारागाहों से काट दिया था और उन्हें एक सेमी एरिड रीजन में रहने के लिए फोर्स किया गया था, जहां पर हमेशा सूखे की आशंका बनी रहती थी। उन्हें बेहतरीन चारागाहों से महरूम कर दिया गया और एक ऐसी अर्धशुष्क पट्टी में रहने पर मजबूर कर दिया गया जहां सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती थी। Since they could not shift their cattle to places where pastures were available, large numbers of Maasai cattle died of starvation and disease in these years of drought. मसाई लोग अच्छे चारागाहों की तलाश में नहीं जा पाते थे। इस वजह से जब सूखा पड़ता तब बहुत बड़ी संख्या में मसाई लोगों के कैटल भूख से, बीमारी से मारे जाते, क्योंकि ये लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगह नहीं जा सकते थे जहां उन्हें अच्छे चारागाह मिल सकते थे। इसलिए सूखे के सालों में मसाइयों के बहुत सारे मवेशी भूख और बीमारियों की वजह से मारे जाते थे। An inquiry in 1930 showed that the Maasai in Kenya possessed 7,20,000 cattle, 8,20,000 sheep, and 1,71,000 donkeys. In just 2 years of severe drought, 1933 and 1934, over half the cattle in the Maasai Reserve died. 1930 की एक जांच से पता चला कि केनिया में मसाइयों के पास 7,20,000 मवेशी, 8,20,000 भेड़ और 1,71,000 गधे थे। 1933 और 1934 में पड़े केवल 2 साल के सूखे के बाद इनमें से आधे से ज्यादा जानवर मर चुके थे। As the area of grazing lands shrank, the adverse effect of the droughts increased in intensity. कॉलोनियल गवर्नमेंट के नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण चारागाहों को खेतों में तब्दील करने के कारण चारागाह सिमटने लगे। अब जब सूखा पड़ता उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा भयंकर होता। जानवर चारे की कमी के कारण मर जाते। जैसे जैसे चढ़ने की जगह सिकुड़ती गई, सूखे के दुष्परिणाम भयानक रूप लेते चले गए। द फ्रीक्वेंट बैड ईयर्स लेड टू ए स्टेडी डिक्लाइन ऑफ द एनिमल स्टॉक ऑफ द पैस्टोरलिस्ट्स। बार बार सूखा पड़ने की वजह से चरवाहों के पास जो जानवर थे उनकी संख्या में गिरावट आने लगी। बार बार आने वाले बुरे सालों की वजह से चरवाहों के जानवरों की संख्या में लगातार गिरावट आती गई। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है नॉट ऑल वेयर इक्वली अफेक्टेड। सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। इन मसाई लैंड एज एल्सवेयर इन अफ्रीका, not all pastoralists were equally affected by the changes in the colonial period. मसाई लैंड और अफ्रीका के दूसरे क्षेत्रों में कॉलोनियल पीरियड के दौरान हुए बदलावों का असर सभी चरवाहों पर एक जैसा नहीं पड़ा था। औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के बाकी स्थानों की तरह मसाई लैंड में भी आए बदलावों से सारे चरवाहों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। In pre-colonial times, Maasai society was divided into two social categories, elders and warriors. कॉलोनियल पीरियड से पहले मसाई समाज दो सोशल कैटेगरी यानी दो सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था। पहला था एल्डर्स यानी वरिष्ठ जन और दूसरा था वॉरियर यानी योद्धा। उपनिवेश बनने से पहले मसाई समाज दो सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था, वरिष्ठ जन एल्डर्स और योद्धा वॉरियर्स। द एल्डर्स फॉर्म्ड द रूलिंग ग्रुप एंड मेट इन पीरियोडिक काउंसिल्स टू डिसाइड ऑन द अफेयर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड सेटल डिस्प्यूट्स। एल्डर्स रूलिंग ग्रुप को बिलोंग करते थे। वे समय समय पर
काउंसिल की मीटिंग बुलाते थे और वहां पर कम्युनिटी से जुड़े समस्याओं के ऊपर चर्चा करते थे। वरिष्ठ जन शासन चलाते थे। समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करने और अहम फैसले लेने के लिए वे समय समय पर सभा करते थे। द वॉरियर्स कंसिस्टेड ऑफ यंग पीपल मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइब। वॉरियर ग्रुप में यंग पीपल होते थे। उनके ऊपर अपने कबीले की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती थी। योद्धाओं में ज्यादातर नौजवान होते थे, जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीले की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। दे डिफेंडेड द कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइज्ड कैटल रेड्स। वॉरियर्स अपने कम्युनिटी की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों से कैटल लूटकर लाते थे। वे समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों के मवेशी छीनकर लाते थे। रेडिंग वॉज इंपॉर्टेंट इन अ सोसाइटी वेयर कैटल वॉज वेल्थ। इनके समाज में जानवरों का बहुत महत्व था। इनके लिए कैटल्स वेल्थ थे, तो इस वजह से इनके लिए दूसरे कम्युनिटीज पर हमला करके कैटल लूटना एक महत्वपूर्ण काम था। जहां जानवरी ही संपत्ति हो, वहां हमला करके दूसरों के जानवर छीन लेना एक महत्वपूर्ण काम होता था। इट इज थ्रू रेड्स दैट द पावर ऑफ डिफरेंट पैस्टोरल ग्रुप्स वॉज asserted। इन्हीं हमलों से दूसरे दूसरे चरवाहा समुदायों की ताकत का पता चलता था और इन्हीं से उनकी ताकत तय होती थी कि कौन सा समुदाय ज्यादा अच्छे से हमला कर पा रहा है। अलग अलग चरवाहा समुदायों की ताकत इन्हीं हमलों से तय होती थी। Young men came to be recognized as members of the warrior class when they proved their manliness by raiding the cattle of other pastoral groups and participating in wars। युवाओं को वॉरियर ग्रुप का मेंबर तभी माना जाता था जब वे युद्ध में पार्टिसिपेट करते थे और कैटल लूटने के लिए दूसरे कम्युनिटीज पर हमला करते थे। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था जब वे दूसरे समूह के मवेशियों को छीनकर और युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करके अपनी मर्दानगी साबित कर देते थे। दे हाउएवर वेयर सब्जेक्ट टू द ऑथोरिटी ऑफ द एल्डर्स। लेकिन फिर भी वॉरियर्स एल्डर्स के नीचे रहकर काम करते थे। फिर भी वे वरिष्ठ जनों के नीचे रहकर ही काम करते थे। To administer the affairs of the Maasai, the British introduced a series of measures that had important implications। मसाई लोगों पर कंट्रोल पाने के लिए, उनके मामलों को एडमिनिस्टर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने कई तरह के फैसले लिए जिसका असर मसाई लोगों पर पड़ने वाला था। मसाइयों के मामलों की देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनसे आने वाले सालों में बहुत गहरे असर पड़े। दे अपॉइंटेड चीफ्स ऑफ डिफरेंट सबग्रुप्स ऑफ मसाई who were made responsible for the affairs of the tribe। ब्रिटिशर्स ने मसाई सब ग्रुप्स के चीफ्स अपॉइंट किए और उन्हें यह जिम्मेदारी दी कि वे अपने कबीले के मामलों की देखभाल करें। उन्होंने कई मसाई उपसमूहों के मुखिया तय कर दिए और अपने अपने कबीले के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंप दी। The British imposed various restrictions on raiding and warfare। रेड्स पर, वॉरफेयर पर ब्रिटिशर्स ने तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। इसके बाद उन्होंने हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी। Consequently, the traditional authority of both elders and warriors was adversely affected। इन सबके वजह से एल्डर्स और वॉरियर्स की जो ट्रेडिशनल ऑथोरिटी थी उस पे गहरा असर पड़ा और वो बहुत कमजोर हो गई।
इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता बहुत कमजोर हो गई। द चीफ्स अपॉइंटेड बाय द colonial गवर्नमेंट often accumulated wealth over time। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जिन मुखियाओं को अपॉइंट किया था, उन्होंने धीरे धीरे वेल्थ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीता, औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे। They had a regular income with which they could buy animals, goods and land। उनके पास रेगुलर इनकम भी थी, जिससे वो जानवर, जमीन और तरह तरह के सामान खरीदते थे। उनके पास नियमित आमदनी थी, जिससे वे जानवर, साजो सामान और जमीन खरीद सकते थे। They lent money to poor neighbors who needed cash to pay taxes। ये मुखिया अपने गरीब पड़ोसियों को टैक्स पे करने के लिए लोन देते थे। वे अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज पर पैसा देते थे। Many of them began living in towns and became involved in trade। इनमें से ज्यादातर मुखिया शहरों में रहते थे और व्यापार करने लगे थे। उनमें से ज्यादातर बाद में शहरों में जाकर बस गए और व्यापार करने लगे। Their wives and children stayed back in the villages to look after the animals। उनके बीवी बच्चे गांव में ही रहते थे और जानवरों की देखभाल करते थे। उनके बीवी बच्चे गांव में ही रहकर जानवरों की देखभाल करते थे। These chiefs managed to survive the devastations of war and drought। इन मुखियाओं ने खुद को वॉर और ड्रॉट की तबाही से बचा लिया था, क्योंकि इनके पास इनकम के बहुत सारे साधन थे। वे व्यापार भी करते थे और इनकी रेगुलर इनकम भी थी। ये मुखिया युद्ध और सूखे की तबाही से बचने में कामयाब रहे। They had both pastoral and non-pastoral income and could buy animals when their stock was depleted। इन मुखियाओं के पास पैस्टोरल और नॉन पैस्टोरल इनकम दोनों थी। मतलब ये चरवाही से भी इनकम करते थे और व्यापार से भी इनकी इनकम होती थी। इनके पास इतना पैसा होता था कि जब इनके जानवरों की संख्या घटती थी, तब ये और जानवर खरीद सकते थे। उन्हें चरवाही और गैर चरवाही दोनों तरह की आमदनी होती थी। अगर उनके जानवर किसी वजह से घट जाएं, तो वे और जानवर खरीद सकते थे। बट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द पुअर पैस्टोरलिस्ट्स हु डिपेंडेड ओनली ऑन देयर लाइव स्टॉक वॉज डिफरेंट। हमने मुखियाओं के जीवन के बारे में समझा, लेकिन उन गरीब चरवाहों की जिंदगी एकदम अलग थी, जो केवल अपने पशुओं पर डिपेंडेंट थे। जो चरवाहे सिर्फ अपने जानवरों के सहारे जिंदगी बसर करते थे, उनकी हालत अलग थी। मोस्ट ऑफन दे डिड नॉट हैव द रिसोर्सेस टू टाइड ओवर बैड टाइम्स। ज्यादातर समय इन गरीब चरवाहों के पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए रिसोर्सेज नहीं होते थे। उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए अक्सर साधन नहीं होते थे। इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड फेमाइन दे लॉस्ट नियरली एवरीथिंग। वॉर और फेमाइन के टाइम पे इनसे सब कुछ छिन जाता था। युद्ध और अकाल के दौरान उनका सब कुछ खत्म हो जाता था। दे हैड टू गो लुकिंग फॉर वर्क इन दी टाउन्स। इन्हें शहरों में जाकर काम की तलाश करनी पड़ती थी। तब उन्हें काम की तलाश में आसपास के शहरों की शरण लेनी पड़ती थी। सम एक्ट आउट अ लिविंग एज चारकोल बर्नर्स, अदर्स डिड ऑड जॉब्स। कोई कोयला जलाने का काम करता, तो कोई और कुछ काम करता। कोई कच्चा कोयला जलाने का काम करने लगता था, तो कोई कुछ और करता था।
द लकी could get more regular work in road और building construction. जो लकी होते थे उन्हें रोड या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम मिल जाता था। जिनकी तकदीर ज्यादा अच्छी थी उन्हें सड़क या भवन निर्माण कार्यों में काम मिल जाता था। दी सोशल चेंजेस इन मसाई सोसाइटी occurred at two levels. इस तरह मसाई समाज में दो स्तरों पर बदलाव आए। फर्स्ट, द ट्रेडिशनल डिफरेंस बेस्ड ऑन एज between the elders and warriors was disturbed, though it did not break down entirely. पहला चेंज दिखा मसाई लोगों के ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग में वॉरियर और एल्डर के बेसिस पर जो उनका समाज था भले ही ब्रेकडाउन नहीं हुआ, बट कॉलोनियल गवर्नमेंट के हस्तक्षेप ने उसे पूरी तरह डिस्टर्ब कर दिया था। पहला, वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म भले ना हुआ हो, पर बुरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गया। सेकेंड, अ न्यू डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेल्दी एंड पुअर पैस्टोरलिस्ट्स डेवलप्ड। दूसरा चेंज दिखा अब मसाई लोगों में अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया डिस्टिंक्शन पैदा हुआ। दूसरा, अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हुआ। द वॉरियर्स वियर ट्रेडिशनल डीप रेड शुकास, ब्राइटली बेडेड मसाई ज्वेलरी एंड कैरी 5 फुट स्टील टिप्ड स्पीयर्स। मसाई वॉरियर्स डीप रेड शुका पहनते हैं। शुका मतलब एक वाइब्रेंट और कलरफुल क्लॉथ जिसे मसाई लोग पहनते हैं। वे मोतियों के ज्वेलरी भी पहनते हैं और वे 5 फुट का स्टील का भाला भी अपने पास रखते हैं। योद्धा गहरे लाल रंग की शुका और चमकदार मोतियों के आभूषण पहनते हैं तथा स्टील की नोक वाला 5 फुट लंबा भाला रखते हैं। देयर लॉन्ग प्लीट्स ऑफ इंट्रिकेटली प्लेटेड हेयर आर टिंटेड रेड विद ओक्रे। बारीकी से संवारे गए उनके बाल गेरू से रंगे होते हैं। एज पर ट्रेडिशन दे फेस ईस्ट टू ऑनर द राइजिंग सन। परंपरा के अनुसार वे उगते सूरज को सम्मान देने के लिए वे पूर्व की ओर मुंह करके खड़े होते हैं। उगते सूरज को सम्मान देने के लिए वे पूर्व की ओर मुंह करके खड़े होते हैं। वॉरियर्स आर इन चार्ज ऑफ सोसाइटी सिक्योरिटी while boys are responsible for herding livestock. वॉरियर्स अपने कम्युनिटी की रक्षा करते हैं और लड़के पशु चराते हैं। योद्धा अपने समुदाय की रक्षा करते हैं और लड़के पशुओं को चराते हैं। ड्यूरिंग द ड्रॉट सीजन बोथ वॉरियर्स एंड बॉयज एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हर्डिंग लाइवस्टॉक। जब सूखा पड़ता है तब वॉरियर और बॉयज दोनों ही पशु चराते हैं। सूखे के मौसम में योद्धा और लड़के दोनों ही पशु चराते हैं। इवन टुडे यंग मेन गो थ्रू एन एलैबोरेट रिचुअल बिफोर दे बिकम वॉरियर्स, ऑल्दो एक्चुअली इट इज नो लॉन्गर कॉमन। आज भी युवाओं को योद्धा बनने के लिए लंबे रिचुअल से गुजरना पड़ता है, लेकिन ये प्रथा अब इतना प्रचलित नहीं है। आज भी योद्धा बनने के लिए युवकों को व्यापक अनुष्ठानों से गुजरना पड़ता है, हालांकि अब ये प्रथा पहले जैसी प्रचलित नहीं है। दे मस्ट ट्रेवल थ्रू आउट द सेक्शंस रीजन फॉर अबाउट 4 months, एंडिंग विद एन इवेंट वेयर दे रन टू द होमस्टेड एंड एंटर विद एन एटीट्यूड ऑफ ए रेडर। इस रिचुअल में इन्हें 4 महीने तक अपने इलाके का दौरा करना पड़ता है और इस इवेंट के एंड में उन्हें एक रेडर के तरह अपने अहाते में घुसना होता है। इसके लिए युवकों को लगभग 4 माह तक अपने कबीले के इलाके का दौरा करना पड़ता है।
इस यात्रा के अंत में ये छापेमारों की तरह दौड़कर अपने अहाते में घुसते हैं। ड्यूरिंग द सेरेमनी, बॉयज ड्रेस इन लूज क्लोथिंग एंड डांस नॉन स्टॉप थ्रू आउट द डे। सेरेमनी के दौरान ये लूज कपड़े पहनते हैं और पूरे दिन नाचते हैं। इस समारोह के मौके पर युवक ढीले कपड़े पहनते हैं और पूरे दिन नाचते रहते हैं। दिस सेरेमनी इज द ट्रांजिशन इनटू ए न्यू एज। गर्ल्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो थ्रू सच अ रिचुअल। इस अनुष्ठान के साथ ही वे जीवन के एक नए चरण में पहुंच जाते हैं। लड़कियों को इस तरह के अनुष्ठानों से नहीं गुजरना पड़ता। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक है कंक्लूजन, निष्कर्ष। सो वी सी दैट pastoral communities in different parts of the world are affected in a variety of different ways by changes in the modern world. हमने देखा कि मॉडर्न वर्ल्ड में जैसे जैसे चेंजेस आते गए वैसे वैसे दुनिया भर के पेस्टोरल कम्युनिटीज पर असर पड़ा है। इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में आए बदलावों से दुनिया भर के अलग अलग चरवाहा समुदायों पर अलग अलग तरह के असर पड़े हैं। न्यू लॉज एंड न्यू बॉर्डर्स अफेक्ट द पैटर्न्स ऑफ देयर मूवमेंट। नए लॉज, नए बॉर्डर्स ने उनके मूवमेंट के पैटर्न को बदला है। नए कानूनों और सीमाओं ने उनकी आवाजाही का ढर्रा बदल दिया। With increasing restrictions on their mobility, pastoralists find it difficult to move in search of pastures. उनके मूवमेंट पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे, जिसके वजह से वे नए चारागाहों की तलाश करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकते थे। अब उनके आने जाने पर बहुत सारी बंदिशें थोप दी गई थी, इसलिए वे नए चारागाहों की तलाश भी नहीं कर सकते थे। As pasture lands disappear, grazing becomes a problem, while pastures that remain deteriorate through continuous overgrazing. चारागाहों के सिमटने के वजह से जानवरों को चराना एक मुश्किल काम हो गया था और जो चारागाह बचे थे वहां पर ओवरग्रेजिंग के चलते वे चारागाह डिटोरियोरेट हो रहे थे। जैसे जैसे चारागाह खत्म होते गए, जानवरों को चराना एक मुश्किल काम होता चला गया और जो चारागाह बचे थे वे भी अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से बेकार हो गए। टाइम्स ऑफ ड्रॉट बिकम टाइम्स ऑफ क्राइसिस व्हेन कैटल डाई इन लार्ज नंबर्स। सूखे के समय बहुत बड़ी संख्या में जानवर मरने लगे। सूखे के समय उनकी समस्याएं पहले से भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि तब उनके जानवर बड़ी तादाद में दम तोड़ने लगते थे। Yet, pastoralists do adapt to new times. They change the paths of their annual movement, reduce their cattle numbers, press for rights to enter new areas, exert political pressure on the government for relief, subsidy, and other forms of support, and demand a right in the management of forests and water resources. लेकिन इन सब के बावजूद चरवाहों ने खुद को वक्त के हिसाब से ढाला। उन्होंने चेंजेस के अनुसार खुद को भी चेंज किया। जहां चारागाह बंद हो जाता, वे नए चारागाह की तलाश में अपना रास्ता बदल लेते, कैटल की संख्या कम कर लेते, नए एरियाज में जाने के लिए अपने अधिकारों का सहारा लेते, रियायत पाने के लिए सरकार पर पॉलिटिकल प्रेशर डालते हैं, वाटर और फॉरेस्ट रिसोर्सेज के मैनेजमेंट में अपना हिस्सा मांगते हैं, गवर्नमेंट से सब्सिडी और दूसरे तरह का सपोर्ट डिमांड करते हैं। फिर भी चरवाहे बदलते वक्त के हिसाब से खुद को ढालते हैं। वे अपनी सालाना आवाजाही का रास्ता बदल लेते हैं, जानवरों की संख्या कम कर लेते हैं, नए इलाकों में दाखिल होने के लिए हर संभव लेन देन करते हैं और राहत, रियायत व मदद के लिए सरकार पर राजनीतिक दबाव डालते हैं। वे उन इलाकों में
अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए अपना संघर्ष जारी रखते हैं, जहां से उन्हें खदेड़ने की कोशिश की जाती है, और जंगलों के रख रखाव और प्रबंधन में अपना हिस्सा मांगते हैं। Pastoralists are not relics of the past. They are not people who have no place in the modern world. चरवाहे अतीत के अवशेष नहीं हैं। वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है। Environmentalists and economists have increasingly come to recognize that pastoral nomadism is a form of life that is perfectly suited to many hilly and dry regions of the world. Environmentalists और इकोनॉमिस्ट्स मानते हैं कि ड्राई रीजन और माउंटेनियस रीजन में नोमैडिक पैस्टोरलिज्म एक वायबल फॉर्म ऑफ लाइफ है, क्योंकि इन क्षेत्रों में एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहने से वेजिटेशन के रीग्रोथ को मौका मिल जाता है। पर्यावरणवादी और अर्थशास्त्री अब इस बात को काफी गंभीरता से मानने लगे हैं कि घुमंतू चरवाहों की जीवन शैली दुनिया के बहुत सारे पहाड़ी और सूखे इलाकों में जीवन यापन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोगों का चैप्टर 5 समाप्त होता है, और इसी के साथ हम लोग का क्लास 9 हिस्ट्री भी कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।